गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। एक ऐसा शासक जिसे बचपन में ही बेच दिया गया हो, जिसका जीवन जो है वो संघर्ष में गुजरा हो और बहुत ही उम्दा सेनापति रहा था। बचपन से ही वीर था, कोई बैकग्राउंड नहीं था, फैमिली के जो लोग थे उन्होंने इसको बेच दिया था। उसके बावजूद भी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए इसने अपनी सत्ता को स्थापित किया और भारत का महान सम्राट ये बनता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है अपनी सत्ता को संपूर्ण भारत में स्थापित करता है और कैसे इसके द्वारा अन्य सामंतों को परास्त करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले जो अच्छा काम किया था वो था गौरी का विश्वास पात्र बनना। गौरी का अगर ये विश्वास पात्र नहीं बनता तो हजारों लाखों दास होते थे सेना में, उनको बिल्कुल नहीं पूछा जाता था। लेकिन इसने अपनी ईमानदारी और अपनी लगन और सेवा के माध्यम से गौरी का सबसे प्रिय दास बन गया। देखिए, इसका जो जन्म है वो 1150 में होता है तुर्किस्तान में और इसकी जो मृत्यु है वो 1 दिसंबर 1210 को होती है लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये क्या खेल रहा था? चौगान खेल रहा था और उस समय घोड़े से क्या होता है, गिर जाता है। इनकी घोड़ा भाग रहा था और उससे गिर जाता है, जिसके कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसका जो गुरु था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके गुरु का नाम था, क्या नाम था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी याद में इसने क्या बनवाई थी, कुतुब मीनार बनवाई थी। ठीक है, इसका जो उपनाम है इसे लाख बख्श कहा गया। कहते हैं कि इसके द्वारा बहुत सारे लोगों को दान दिया गया, उनकी ज़िंदगी बख्श दी, इस कारण इसे लाख बख्श कहा गया और इसको दूसरा हातिम के नाम से भी जाना जाता है। कुरान का ये ज्ञाता था, इसको कुरान आती थी, पूरी कंटेस्ट थी, इसलिए कुरान का ज्ञाता होने के कारण इसको क्या कहा गया, इसको कुरान खां के नाम से जाना गया। ठीक है, अब देखिए इसकी हम स्टोरी सुनते हैं या इसके बारे में जो बातें इतिहासकार कहते हैं कि इसको बचपन में ही बेच दिया गया था। छोटा था तो परिवार के जो लोग थे उनके पास पैसा नहीं था और उस समय जो दास प्रथा थी वो अपने चरम पर थी, तो इसको इसके परिवार के लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है एक व्यापारी को। और वो व्यापारी फिर क्या करता है, फिर इसको और ज़्यादा पैसों में जितने में ख़रीदा था उससे ज़्यादा पैसों में काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ को बेच देता है। एक दूसरा बड़ा व्यापारी होता है, उसको वो भी खरीद फरोख्त करते थे, पहले बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होता था, तो काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुगी को बेच देता है। वो इसको क्या करता है, वो इसको शस्त्र विद्या सिखाता है, अस्त्र शस्त्र, पढ़ाई लिखाई सब कुछ जो है ये सिखाता है। लेकिन होता क्या है, फ़खरुद्दीन जो था इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही इसकी मृत्यु होती है तो इसके पुत्र कहते हैं कि अब इसका क्या काम, तो इसके पुत्र क्या करते हैं, इसे और ज़्यादा रुपए में किसको बेच देते हैं, गौरी को बेच देते हैं। जो गौरी ने क्या किया, इसको खरीद लिया। इसकी शकल सूरत अच्छी नहीं थी, इसका जो वेशभूषा थी, इसका जो चेहरा था वो अच्छा नहीं था, लेकिन इसकी शारीरिक बनावट जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, जिससे गौरी ने इसे क्या किया, अच्छे दामों में खरीद लिया। और जैसे इसने इसे खरीदा तो इसको अमीर ए अखूर पद पर नियुक्त कर दिया। किस पर नियुक्त किया, अमीर ए अखूर पद पर नियुक्त कर दिया। इसका मतलब होता है जो घोड़े होते हैं ना, घोड़ों की देखरेख करने वाला प्रधान होता है, इस पद पर इसको क्या किया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। सोचिए कहाँ से शुरुआत होती है, घोड़ों की रखवाली करने वाला ये होता है और बाद में जाके भारत का सुल्तान बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ पर भी इसको लगाया जाता है ये बहुत अच्छा काम करता है और गौरी का क्या बन जाता है, विश्वास पात्र बन जाता है। ठीक है, अब इसको क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे इसको छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी गई, इसने बहुत अच्छा काम किया और इसको सेना नायक नियुक्त कर दिया। गौरी ने क्या किया, इसको सेना नायक क्या किया, नियुक्त कर दिया। और इसने जितने भी युद्ध हुए थे, आपको मालूम होना चाहिए, उन सभी युद्धों में मदद की थी, किसकी, गौरी की मदद की थी इसने। और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद क्या होता है,
तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है उसके बाद इसको भारत का क्या किया जाता है, प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। गौरी कहता है कि मैं तो देश विदेश के जितने भी राज्य हैं उनको संभालूंगा और तुम जो हैं ये जो भारत के राज्य हैं इनको संभालोगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। राज्य अभिषेक जो है इसका 25 जून 1206 को लाहौर में इसका क्या है, राज्य अभिषेक कर दिया जाता है। जैसे ही गौरी की मृत्यु होती है तो जितने भी इसके जो सामंत थे, जितने भी और जो अमीर अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया, इसकी प्रतिभा को देखकर इसको आमंत्रित किया सुल्तान बनने के लिए। और इसको सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया तो इसकी जो प्रतिभा थी उसको बहुत जो लोग थे वो मानते थे, लेकिन सभी लोग नहीं मानते थे। बहुत सारे ऐसे थे जो विरोधी थे। उन्होंने ये कहा एक दास को सुल्तान कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है 25 जून 1206 को लाहौर में इसका क्या कर दिया जाता है, राज्य अभिषेक कर दिया जाता है। लेकिन इसने क्या किया, अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए। ठीक है, और अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया। खुतबा का मतलब तुम जानते हो, खुतबा का मतलब ये होता है कि राजा जो होता है शुक्रवार के दिन इसकी जो कार्य होते हैं, इसके जो प्रशासनात्मक कार्य होते हैं उसके लिए खुतबा पढ़ा जाता है। सारे जो लोग होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और इसके बारे में एक आदेशात्मक पत्र जो होता है उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए फिर आगे क्या होता है। इसने क्या किया, लाहौर को क्या बना लिया, राजधानी बना लिया। लाहौर को क्या बना लिया, अपनी राजधानी बना लिया। और इसने उपाधि धारण की मलिक की और सिप हसालार की, दो उपाधियां धारण की थी। एक मलिकी की थी, एक सिपह सालार की उपाधि इसने धारण की थी। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। क्यों? क्योंकि ये अब भी क्या था, गुलाम था। ये अब भी दास था। एक शासक तो बन गया लेकिन ये क्या था, अब भी गुलाम था। किसका गुलाम था, गौरी तो मर गया। तो गौरी का भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, जो कि कहाँ का शासक था, गौर का। तो उसकी अंडर में था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जितने भी दास थे गौरी के वो सब अंडर में हो गए गयासुद्दीन महमूद की। तो इसलिए इसने अभी भी क्या नहीं की, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। ये जो है गयासुद्दीन महमूद को कहता है कि देखिए अगर तुम मुझे स्वतंत्र कर दोगे, अगर तुम मुझे स्वतंत्र कर दोगे तो मैं जो हूँ तुम्हारी मदद करूँगा। किसके प्रति, किसके प्रति तुम्हारी मदद करूँगा, पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था मोहम्मद गौरी को परास्त किया था ख्वारिज्म के शाह ने। ठीक है, तो उसके विरुद्ध इसने क्या किया था, मदद का भरोसा दिया। ठीक है, ख्वारिज्म के शाह के प्रति मदद का क्या किया, भरोसा दिया कि अगर तुम मुझे स्वतंत्र कर दो। तो उसने कहा ठीक है हम तुझे स्वतंत्र कर देते हैं। और 1208 में गयासुद्दीन ने क्या किया, ऐबक को स्वतंत्र कर दिया। और जैसे इसको स्वतंत्र किया जाता है तो इसके लिए एक छत्र भेजा गया गौर से और एक पताका भेजी गई। छत्र मतलब जानते हो, छत्र धारण करते हैं, छत्री जैसा होता है राजा के ऊपर। और एक पताका भेजी गई और इसको स्वतंत्र घोषित किया गया 1208 में। ठीक है, राजा तो बना था ये 1206 में, लेकिन स्वतंत्र राजा बनता है 1208 में। अब देखिए स्वतंत्र राजा तो बन गया। अब आगे क्या होता है, आगे देखिए कठिनाइयाँ क्या हैं। ऐबक के सामने प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या सामने आई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, एक दास था, आपको मालूम है। तो अमीर, अमीर का मतलब ये नहीं कि जो पैसे वाला। अमीर का मतलब होता है कि दरबार में बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते थे, ऐसे मंत्री होते थे जिनका प्रभावशाली रुख होता था दरबार में, उनकी चलती थी। तो ऐसे लोगों को अमीर बोला गया। ठीक है, ऐसे लोग जो राज परिवार में अपने निर्णयों के द्वारा सत्ता को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे अमीर थे। और दास, बहुत सारे दास भी थे जिनके साथ ये पहले रहता था। तो उन्होंने बोल दिया कि हम एक दास को राजा स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसका बहनोई था कुबाचा। बहनोई कौन था, कुबाचा। बहनोई का मतलब जानते हो ना तुम लोग, जो छोटी जो बहन होती है उसका पति होता है वो। और यलदोज, यलदोज
इसी के समकालीन था। एक साथ इन लोगों ने काम किया, एक साथ रहे, और अचानक उनके साथ का अगर कोई राजा बन जाए तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए इन्होंने कह दिया कि हम इसको क्या नहीं करते, राजा स्वीकार नहीं करते। दूसरी परेशानी क्या है, ख्वारिज्म के शाह के आक्रमण का भय। आपको मालूम होना चाहिए ख्वारिज्म की जो शाह थे उसने गौरी को भी परास्त किया था, तो उसका भय था किसको, ऐबक को। और तीसरा कारण था कि स्थानीय शासक जो थे राजपूत प्रतिहार थे, उसके बाद ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया उन्होंने, वो वापस नहीं किया। और खोखरों ने, तुम्हें मालूम है कि गौरी की भी हत्या कर दी थी, तो इसलिए इसको बड़ी चिंता सता रही थी इनकी। अब देखिए चिंता सता रही थी, लेकिन इसने क्या किया, बड़े ही बुद्धिमत्ता से और बड़े ही साहस के साथ काम करना आरंभ किया और अपने विजय अभियानों की क्या करता है, ये शुरुआत करता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो आक्रमण होता है वो बंगाल और बिहार पर होता है। जब गौरी था तब ये जीत लिया गया, लेकिन बाद में गौरी की मृत्यु के बाद सबने विद्रोह कर दिया, मना कर दिया कि भाई हम अब तुर्कों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। तो अली मर्दान खिलजी बंगाल का बिहार का शासक बन गया था। ठीक है, और खिलजी सरदारों ने क्या किया, उसको बंदी बना लिया। अब जब उसको बंदी बना लिया तो वहाँ पर एक नया शासक घोषित कर दिया गया, मोहम्मद शेरा। अब उसको बंदी बना लिया, वो किसी प्रकार से छूट छाट के वहाँ से भागता है और किसके पास आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आके बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की क्या है, ज़रूरत है। अगर तुम मुझे बिहार और बंगाल का राजा बना दोगे तो मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर लूँगा, तुम जैसे कहोगे वैसे शासन करूँगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा इससे अच्छा और क्या होगा, और इसको क्या करते हैं, ये मदद भेजते हैं, अपनी सेना भेजते हैं, और 1206 में इसको क्या है, जिता दिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और अली मर्दान को क्या है, बंगाल और बिहार का शासक घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार बिहार और बंगाल जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के कब्जे में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो था यल्दौज। अगला जो था, कई किताबों में यल्दौज जो है वो ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे यल्दौज। अब देखिए यल्दौज जो है वो क्या करता है, गौरी की मृत्यु के बाद मुल्तान पर अधिकार कर लेता है। बोला गौरी तो मर गया, अब कौन संभालेगा, तो वो क्या करता है, मुल्तान पर अधिकार कर लेता है। अब ऐबक क्या है, अपनी सेना भेजता है और उसे मुल्तान से क्या करता है, भगा देता है। लेकिन इसकी जो सेना गई थी उसने क्या किया, मुल्तान को लूटना शुरू कर दिया। और जैसे ही इसने, इनकी जो सेना थी उसने मुल्तान को लूटना शुरू किया तो गजनी के लोगों ने विरोध किया कि तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो उन्होंने विरोध किया, इस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को 40 दिन के बाद ही क्या हुआ, वहाँ से भागना पड़ा वापस। क्योंकि अगर जनता विरोध करती है तो फिर भागना ही पड़ता है। सेना विरोध करे वो बात अलग है, अब जनता को तो तुम रोक नहीं सकते, कितने सारे लोग होते हैं शहर में। तो इसको क्या होता है, 40 दिन के बाद वहाँ से भागना पड़ता है। इसलिए मुल्तान की जो सत्ता है इसके हाथ से निकल जाती है और वो लोग वापस किसको बुला लेते हैं, यल्दौज को बुला लेते हैं कि यल्दौज तुम ही शासक करो यहाँ पर, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए यहाँ के दरवाजे क्या हैं, बंद हैं। आगे क्या हुआ, इसने क्या किया, अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इसकी जो पुत्री थी उसका विवाह कर दिया इल्तुतमिश के साथ, ताकि अंदर से भी इसे सपोर्ट मिलता रहे, जो अंदर के अमीर लोग थे उनका भी सपोर्ट इसको मिलता रहे। आगे क्या हुआ, देखिए चौथा पॉइंट, गौरी की मृत्यु के बाद कालिंजर और ग्वालियर के दुर्ग जो थे वो चले गए, और ये बहुत कम समय के लिए रहता है, केवल 4 वर्ष के लिए राजा बनता है, उसमें ये इनको वापस नहीं जीत पाता। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बदायूं के हिंदू सरदारों ने विद्रोह कर दिया था इसके विरुद्ध में। इसने क्या किया, वहाँ पर विद्रोह दबाने के लिए इल्तुतमिश को भेजा था, और इल्तुतमिश ने क्या किया, विद्रोह को दबा दिया। और इल्तुतमिश भी बड़ा शानदार शासक रहा है। ठीक है, इल्तुतमिश भी बहुत खतरनाक शासक है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे हम। तो क्या है, वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया किसको, इल्तुतमिश को। आगे क्या होता है, देखिए 1194 में कन्नौज के शासक जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उसमें भी क्या करता है, ये भाग लेता है और मदद करता है किसकी, गौरी की। तो ये भी इसके विजय अभियानों में शामिल है। और 1197 में गुजरात की राजधानी अहिल्यावाड़ा है, वहाँ पर भी इसने क्या किया था, आक्रमण किया था। भले ही गौरी के काल में किया हो, लेकिन इसके विजय अभियानों में ये सारी चीज़ें क्या हैं, शामिल रहेंगी। भले ही इसने गौरी के अंडर रह के काम किया हो या स्वतंत्र रह के काम किया हो, विजय अभियान तो विजय अभियान ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सारी जो
इसकी छोटी मोटी 4 साल के अंदर विजयी थी, वो मैंने आपको उसको बता दिया है। अब देखिए इसका मूल्यांकन करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन व्यवस्था है वो कैसी रही। देखिए इसने क्या किया, एक बड़े साम्राज्य को स्थापित किया पूरे भारत में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो रणनीति बहुत अच्छी बनाता था कि किस प्रकार किस राजा पे आक्रमण करना है। इसने मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दिया। स्वाभाविक है, अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र का व्यक्ति अगर यहाँ आएगा तो वो मुस्लिम धर्म है उसको बढ़ावा देगा। इसने बहुत सारे जो मंदिर थे यहाँ के तोड़ डाले। उसके बाद ये उदार व्यक्ति था हसन निजामी। हसन निजामी ने क्या कहा था, हसन निजामी ने ये कहा था कि ये एक न्यायप्रिय शासक था। इसके शासनकाल में भीड़ या भेड़िए, कहावत है ये, तो शेर या फिर गाय एक ही घाट पर क्या पीते थे, पानी पीते थे। ये मतलब ऐसा मतलब नहीं कि वो लोग पीते ही थे, वास्तव में ये एक कहावत है कि इसके शासनकाल में जो न्याय व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, अब देखिए इसने क्या कला विज्ञान पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बहुत कम 4 साल के लिए तो राजा बना था ये। इसके दरबार में हसन निजामी और फ़खरुद्दीन जो थे वो क्या थे, शासक थे दोनों, फ़खरुद्दीन और हसन निजामी। अब मैंने कल हसन निजामी के बारे में बताया था आपको, जो पिछला वीडियो है उसमें हमने हसन निजामी के बारे में क्या की थी, चर्चा की थी ना। हसन निजामी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, ये मुझे तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब देखिए इसने क्या किया, उत्तर भारत की जो पहली मस्जिद थी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद 1192 से 1196, यानी कि जब ये दास था उस दौरान इसने 4 साल के दौरान इस मस्जिद को बनवाया। और इसने क्या किया, इनके जो गुरु थे ख्वाजा, उनकी याद में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में क्या बनवाई, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। लेकिन याद रखना इसने केवल एक ही मंजिल कुतुब मीनार बनवाई थी, बाकी की जो कुतुब मीनार थी उसका निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, शुरुआत इसने की थी और ख़त्म किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। अगर ये पूछा जाए कि कुतुब मीनार जो है उसकी नींव किसने रखी, तो इसने रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और निर्माण को पूरा किसने कराया था, तो वो इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, क्यों कराया था, क्योंकि जो इनके गुरु थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये इनके भी गुरु थे और इल्तुतमिश के भी गुरु थे। ठीक है, दोनों के गुरु एक ही थे, इस कारण इन दोनों ने मिलकर इसको क्या किया, पूरा किया। इसके बाद अजमेर में जो 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद है, ये पहले क्या था, एक संस्कृत पाठशाला थी यहाँ पे। ठीक है, इसको तोड़कर इसने क्या किया, मस्जिद में तब्दील कर दिया। और अंत में क्या होता है, लाहौर में चौगान खेल रहा था। चौगान देखा तुम लोगों ने, चौगान पोलो जैसा होता है बिल्कुल, तो खेल रहा था। उस समय जो घोड़े थे वो भाग रहे थे और उससे क्या होता है, ये गिर जाता है। और उससे गिर जाने के कारण क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1200 के दौरान एक ऐसा शासक हुआ जिसने केवल कुछ समय में ही अपना जो नाम है पूरे भारत के परिदृश्य पर क्या किया, स्थापित किया। अब इससे आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।